पिछले भाग में आपने देखा कि एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर एक इतिहास संशोधक और ट्रेकिंग के लिए आए कुछ युवाओं की मुलाकात एक स्वतंत्रता सेनानी और उनके शिष्य से होती है। वे दोनों उन्हें गाथा सुनाते हैं 20वीं सदी के महान भारतीय सपूत बाल गंगाधर तिलक अर्थात लोकमान्य की। जब 1897 में तिलक जी पर देशद्रोह का मुकदमा चलता है तो बंबई में उन्हें कोई वकील ही नहीं मिलता, इसलिए उनकी ओर से मुकदमा लड़ने के लिए कलकत्ता से वकील बुलाए जाते हैं। उन वकीलों को तिलक जी अपने जीवन के महत्वपूर्ण प्रसंग बताते हैं। युवा काल में अपनी तीव्र देशभक्ति की भावना के कारण तिलक जी महान सशस्त्र सेनानी वासुदेव बलवंत फड़के की संगत में आते हैं, मगर कुछ ही दिनों में उन्हें सशस्त्र संग्राम की व्यर्थता भी समझ में आ जाती है। पूना का डेक्कन कॉलेज हो या बंबई का एल्फिंस्टन कॉलेज, एक विद्यार्थी के रूप में तिलक जी को हमेशा उनके गुरुजनों की सराहना मिलती है। डेक्कन कॉलेज में ही उनकी मुलाकात होती है गोपाल गणेश आगरकर से। पहले सामाजिक सुधार हो या राजकीय स्वतंत्रता मिले, इस मामले को लेकर तिलक जी और आगरकर में हमेशा बहस छिड़ जाया करती, मगर समय के साथ साथ दोनों बहुत गहरे मित्र बन जाते हैं। वे दोनों अपने साथियों के साथ मिलकर केसरी और मराठा नामक दो ऐतिहासिक समाचार पत्र आरंभ करते हैं और पूना में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना करते हैं। मगर समति व्यय के बिल को लेकर दोनों में विवाद हो जाता है और आगरकर को केसरी से त्यागपत्र देना पड़ता है। केसरी से बाहर निकलकर आगरकर सुधारक नामक समाचार पत्र शुरू करते हैं, जो जल्द ही बहुत लोकप्रिय हो जाता है। अब इसके आगे सुना आपने? क्या? बलवंत राव केसरी की जिम्मेदारी को नकार कर अब आगरकर एक नया समाचार पत्र निकाल रहे हैं सुधारक नाम से। हाँ, मैंने भी सुना है और उनके साथ रानड़े जी और गोखले भी है। इस बारे में हमें कुछ करना चाहिए। केसरी से अलग होने के बाद आगरकर ने अपने विचारों को बढ़ावा देने के लिए नया वर्तमान पत्र शुरू करने का निश्चय किया। इसमें उन्हें सहायता मिली न्यायमूर्ति रानड़े और गोपाल कृष्ण गोखले की। न्यायमूर्ति रानड़े अपने विद्वत्ता और सर्व समावेशक दृष्टि के कारण सबके लिए आदरणीय थे और गोखले जी को तो बाद में स्वयं गांधी जी ने अपना गुरु मान लिया था। इन दो महापुरुषों की मदद से आगरकर ने शुरुआत की अपने नए वर्तमान पत्र की, सुधारक की। अब मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। अगर एक भी आदमी इसे पसंद करे तो मेरा सुधारक निकालने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। हमें समाज सुधार पर महत्व देना होगा। क्यों सोचे कोई और क्या कर रहा है? सदियों पुराने रीति रिवाजों पर प्रश्न चिन्ह लगाने हैं। अंधविश्वास, स्त्रियों की शर्मनाक स्थिति, सामाजिक असमानता, इन सब विषयों पर हमें संघर्ष करना होगा। अब एक बात तो अच्छी हो गई, केसरी में तुम्हें जो स्थिति सहनी पड़ती वो अब यहां नहीं रहेगी। हाँ, सामाजिक सुधार चाहे जो भी लाए, वो हमारा प्रथम लक्ष्य है। ये ठीक कहा आपने, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। परिवर्तन की प्रक्रिया जीवंत करने के लिए सामाजिक चेतना का प्रसार बहुत आवश्यक है। कैसी अजीब बातें करते हैं। राजनीतिक चेतना अपने आप ही सामाजिक चेतना को जन्म देगी। फिर भी परिवर्तन की आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता। शिथिल और दृष्टि शून्य मस्तिष्क को अगर गतिमान करना हो तो परिवर्तन की पुकार तर्कसंगत नहीं। परिवर्तन की पुकार का गतिहीन समाज में सदैव प्रतिकार होता है। पर समाज का शोषित वर्ग तो उस परिवर्तन का समर्थन करेगा और नए नए विवाद खड़े कर देगा।
समाज के अलग अलग वर्गों में झगड़े शुरू हो जाएंगे। सिर्फ स्वतंत्रता का संघर्ष ही समाज को गतिशील बना सकता है, और गतिशील समाज में परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया बनकर रह जाती है। मैं परिवर्तन के खिलाफ नहीं हूं, पर अभी हमारा प्रथम लक्ष्य आजादी है। जिस दिन हम एक स्वस्थ और गतिशील समाज का निर्माण कर लेंगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के सारे मार्ग स्वयं ही खुल जाएंगे। और इसके लिए हमें रूढ़ियों और पुराने रीति रिवाजों की जड़ों पर ही प्रहार करना होगा। जड़ सहित उखाड़ फेंकना होगा। मुझे ऐसी स्वतंत्रता से सरोकार नहीं जो शोषित और शोषक की व्यवस्था कायम रखे। पर इसका अर्थ ये नहीं होना चाहिए कि हम स्वतंत्रता नहीं चाहते। कि स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं आप? कि स्वतंत्रता की? शोषितों को और शोषित करने की स्वतंत्रता? एक 8-10 साल की लड़की को मजदूर बनाने की स्वतंत्रता, जिसे आप विवाह कहते हैं? कपड़े धोना, बर्तन मांजना, बच्चे पैदा करना, अपनी सेहत गंवाकर वंश वृद्धि की स्वतंत्रता? कम से कम स्त्रियों को विचार करने की स्वतंत्रता तो छोड़ ही दीजिए। हम स्त्रियों को विचार करने योग्य ही नहीं समझते और बात करते हैं स्वतंत्रता की। ये सब ढोंग है। अगर कर आपको इतना गुस्सा, जीते जी मेरी अंतिम यात्रा क्यों न निकले, मैं इस मूल्यहीन संघर्ष में हिस्सा नहीं लूंगा, चाहे असलियत में मेरी अंतिम यात्रा क्यों न निकले। दुर्भाग्य से आगरकर के आवेशयुक्त उद्गार भयानक भविष्यवाणी सिद्ध हुए। उनके तेजस्वी विचार पूना के कर्मठ ब्राह्मणों पर मर्मांतक प्रहार कर गए, इतने कि बौखलाकर उन्होंने आगरकर की प्रतीक अंत्य यात्रा भी निकाली। तमाम कोशिशों के बावजूद वे आगरकर का तेजोभंग नहीं कर पाए। आगरकर अपने विचारों पर अविचल रहे। सुधारक का लोकाश्रय बढ़ता गया, यहां तक कि सुधारक लोकमान्य तिलक के घर पर भी प्रवेश पा चुका। पार्वती, इतनी रुचि से क्या पढ़ रही हो? हाँ? क्या पढ़ रही हो इतनी रुचि से? दादा, ये लेख सुधारक में आपने पढ़ा? कौन सा लेख? स्त्री और समाज। लिखा है कि स्त्रियों के संबंध में समाज ने दोहरे मापदंड अपना रखे हैं। मंदिर में देवी, घर में नौकर, एक तरफ पूजा और दूसरी तरफ अत्याचार। हाँ, पढ़ा है। फिर? सत्य ही लिखा है। पढ़े लिखे और सुशिक्षित लोगों का समाचार पत्र है, सत्य ही लिखेंगे। तो फिर आपका उनसे विरोध क्यों? देखो पार्वती, मुझे समाज में इन्हीं लोगों के साथ रहकर काम करना है। संन्यास लेकर जंगल नहीं जाना। समाज सुधार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समय के साथ सबको बदलना पड़ेगा, पर इस समय हमारा सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष है स्वराज्य का। आपटे जी, आइए। पढ़िए बलवंत, पढ़िए। सुधारक में हमारी आलोचना। बलवंत, अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। आखिर संयम की भी सीमा होती है। आगरकर समाज को सुधारना चाहते हैं, इसीलिए मैं उनकी आलोचना नहीं कर सकता। यह व्यक्तिगत द्वेष का मामला नहीं है। अलग होने पर भी आप उनकी आलोचना नहीं सुन सकते? यह मत भूलो कि आगरकर एक गरीब परिवार से हैं। अगर वो चाहते तो अपने सामर्थ्य का उपयोग पैसा और नाम कमाने में कर सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर उनका केसरी छोड़कर सुधारक निकालना यह दर्शाता है कि आगरकर अपने लक्ष्य के प्रति कितने समर्पित हैं। उनकी नीति आज के समय की मांग नहीं है, पर कोई उनकी सत्यवादिता और एक निष्ठा पर उंगली नहीं उठा सकता। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है।
कि एक रास्ते पर होते हुए भी आप लोग एक साथ नहीं चल सकते। अनफॉर्चुनेट। तिलक थोड़े सरचड़े हैं, हाँ, पर उनकी सत्यनिष्ठा और लगन के बारे में कोई संदेह नहीं। उन्हें अपना लक्ष्य इतना प्यारा है, इतना कि वो दूसरों की भावनाओं की चिंता ही नहीं करते। बस जन सामान्य का समर्थन ही उनका लक्ष्य है। तभी वो ऐसा कोई प्रश्न नहीं खड़ा करते जिससे श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचे। हाँ, इतना ही नहीं, धार्मिक भावनाओं को प्रोत्साहित करके स्वराज्य पाने में सहायता मिलती है तो तिलक धर्म को ही एक हथियार बना लेंगे। So, Mr. Tilak, in a nutshell, you used religion as a weapon without any qualms whatsoever. What's wrong in it? आप लोग धर्म को एक बहुत ही संकुचित दृष्टि से देखते हैं। पूजा करना, आराधना करना, मन्नतें मांगना। मेरी दृष्टि में धर्म एक दर्शन है। इट्स अ फिलॉसफी। धर्म हमें जीने का सही मार्ग दिखाता है। इट्स अ वे ऑफ लिविंग। स्वातंत्र्य पाने के लिए धर्म का उपयोग, क्या यही आपका लक्ष्य था? मेरा लक्ष्य? क्या यह आपका लक्ष्य नहीं चौधरी जी? क्या यह समस्त देशवासियों का लक्ष्य नहीं? मुझे एक भी आदमी बताइए जो परतंत्रता स्वीकार करे। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि बुराई को चुनौती देना ही धर्म है, और यही धर्म हमें इस संघर्ष के लिए प्रेरित करता है। Are you claiming that people were motivated to fight for their country? I think they were just enjoying the festival. No, I don't agree. स्वतंत्रता सभी चाहते हैं, और इस वक्त हमारे हाथ में है ही क्या? सरकार, शिक्षण संस्थान, पैसा, ताकत, सब कुछ तो विदेशियों के हाथ में है। हम अपनी इच्छा से केवल संघर्ष ही कर सकते थे, और स्वाभाविक है कि पहला संघर्ष विदेशियों के विरुद्ध ही होना था। पर इसमें धर्म का उपयोग क्यों? धर्म ही नहीं, मुझे कोई और भी रास्ता चुनना पड़े तो उसमें कुछ भी अनैतिक नहीं। आप गणेश उत्सव की बात कर रहे हैं ना? मेरे मित्र गणपतराव घटोडेकर सही कहा करते थे। उन्हीं से मुझे ये सार्वजनिक गणेश उत्सव की कल्पना सूझी। बलवंतराव जी, यही एक मौका आता है पूरे वर्ष में। सारे लोग आते रहते हैं, भेदभाव ऊंच नीचता भूलकर। चारों तरफ आनंद और उत्साह। और विसर्जन के दिन तो पूछिए मत बलवंतराव जी, पूछिए मत। बच्चे क्या, बूढ़ों के आंखों में भी आंसू दिखाई देते हैं। पूरा वाड़ा एक कुटुंब सा बन जाता है। सच तिलक जी, इस साल आप जरूर आइए हमारे बीच। आपने बड़े पते की बात की गणपतराव जी। हमें इस संगठन का उपयोग करना चाहिए। धर्म ही हमारी शक्ति है, और धर्म ही हमें शिक्षा देता है बुराई से लड़ने का। और इस समय हमारी सबसे बड़ी बुराई है परतंत्रता। इस बुराई के साथ समस्त देशवासियों को लड़ना होगा। तिलक जी, आप ये एकाएक क्या कहने लगे? कुछ तो स्पष्ट कीजिए। सीधी सी बात है, हम जब भी कोई शुभ कार्य शुरू करते हैं तो क्या कहते हैं? चलो श्री गणेश करें। तो स्वतंत्रता के संघर्ष का श्री गणेश कैसे करेंगे?
So you were on the crest of popularity. I never wanted popularity for my own sake. But still, you were a happy man. In a way, yes. And no. That was the time when Agarkar fell ill. It was the saddest period of my life. दादा, हाँ कहिए। आगरकर जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, क्या आप? मैं उनसे अभी मिलूंगा। मैं चल रहा हूं आपके साथ। दादा क्या हुआ? कुछ नहीं। गोपाल राव जी की तबीयत कुछ खराब है। मैं अभी आता हूं। दादा मैं भी चलूं? हाँ चलो। नहीं रहने दो पार्वती। मैं उनसे मिल लेता हूं, फिर तुम्हें ले चलूंगा। चलिए।
इससे दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती थी कि आगरकर समान विशाल दृष्टि के महामानव को अपना अंतिम समय असहाय और अकिंचन अवस्था में गुजारना पड़ा। क्या हुआ? आगरकर जी चल बसे। इनसे मिलो, गोपाल राव आगरकर। आगरकर, मैं आपकी शोषण वाली बात से पूर्णतः सहमत हूँ। ये जानकर मुझे खुशी हुई। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ, मगर हमारे पास तो कद है नहीं। तो किसी से पीतांबर ले लो। पीतांबर जो शादी के बाद सालों तक बिना धुले पड़ा रहता है। मेरे अनुसार अंधश्रद्धा, रूढ़ियां, पुराने रीति रिवाज आज ये हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। मैं मानता हूँ, पर इन सबसे भी बड़ा शत्रु है ब्रिटिश राज। केसरी कैसा रहेगा? बिल्कुल ठीक, सही कहा। हमारे शासक मदमस्त हाथी की तरह अपनी ही धुन में हैं। उन्हें जगाने के लिए अभी केसरी की गर्जना का ही समय है। हाँ, केसरी नाम खूब रहेगा। बलवंत, एक बात मेरी समझ में नहीं आती है, हमारे विचारों में इतने मतभेद होते हुए भी हम इतने पास कैसे? लक्ष्य तो हमारे एक ही हैं, लक्ष्यों की प्राथमिकता अलग अलग है। सुधार हो रहे हैं यह महत्वपूर्ण है, किसके हाथों हो रहे हैं ये नहीं। सरासर गलत। सरकार के विरुद्ध लड़ने में जनमत ही हमारा सबसे बड़ा शस्त्र होगा। अच्छा, तो आप लोगों ने मिलकर यह षड्यंत्र रचा है। आप चाहे जो भी समझें, आपके सामने 3 पर्याय हैं। या तो इस विषय पर लिखना बंद कीजिए, या संपादक वर्ग से त्यागपत्र दीजिए, या फिर केसरी की सारी जिम्मेदारी आप अपने सर पर ले लीजिए। इस पर जो कर्जा वगैरह है वो सब भी आपको ही चुकाना पड़ेगा। यही ठीक होगा। यही ठीक होगा कि मैं त्यागपत्र दे दूं। देव गोपाल राव, सारे विवाद खुल गए। अब सिर्फ पुरानी यादें। पहली बार मेरी कलम लिखने से मना कर रही है। कितनी बार कहा गोपाल राव, थोड़ी व्यवहारिक दृष्टि रखा करो। पर समाज सुधार के लिए तुमने अपने आप को भी भुला दिया। अपने आप को भी भुला दिया। वास्तविकता में आप आगरकर को कभी भुला नहीं पाए। आगरकर भुलाने लायक इंसान नहीं थे। स्थानीय समाचार पत्रों की जो आज लोकप्रियता है, उसका बहुत सारा श्रेय आगरकर को जाता है। आप दोनों के अलग होने के लिए क्या आप आगरकर को दोषी मानते हैं? दोष हम में से किसी का नहीं। वो अपने समाज सुधार की डोर पकड़े हुए थे, और मैं तो प्रारंभ से ही हठबुद्धि रहा हूं। मुझे अपने लक्ष्य के मार्ग में किसी प्रकार की बाधा स्वीकार नहीं। मैं आदमी मुंहफट हूं, न जाने विवाद के समय उन्हें क्या क्या भूल गया हूं। फिर भी हमारे अलग होने के कारण सैद्धांतिक मतभेद ही हैं। यस,
We separated, yet we were so close. So after Agaka's death, your relations with the reformist group changed. मेरे सुधारकों के साथ कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं थे, सैद्धांतिक मतभेद थे. They felt that government could play a role in social reforms. You mean to say they never opposed the government? They did when the occasion demanded. पर सामान्यतः उनकी नीति समझौते की ही थी. सरकार के साथ रचनात्मक सहयोग करके समाज सुधार के निरंतर प्रयास की नीति. Anyway, who am I to judge them? But if it comes in my way, I am going to oppose them tooth and nails.